सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जहानाबाद इकाई के तत्वाधान में व्याख्यान माला का यह चौथा सीरीज, जिसके अंतर्गत हम आज के इस आधुनिक काल में वर्चुअल दुनिया के अंदर होने वाले कुछ विशेष प्रकार के अपराध को लेकर आपके बीच में उपस्थित है। जैसा कि आपने शीर्षक में देखा होगा, साइबर क्राइम और डिजिटल अपराध। साइबर क्राइम होता क्या है, डिजिटल फ्रॉड क्या होता है, इसके बीच में अगर हम जानने का प्रयास करें, इंटरनेट के जरिए जिस प्रकार का धोखाधड़ी, ठगी इत्यादि को जब आप देखते हैं, यही साइबर क्राइम कहलाता है। साइबर क्राइम के सीरीज के अंतर्गत अगर आप देखें तो साइबर अपराध कई प्रकार के होते हैं। आप देखते होंगे जब इंटरनेट को डेवलप किया गया था तब शायद ही इसके निर्माणकर्ताओं को भी यह पता होगा कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जैसे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए इंटरनेट या साइबर स्पेस में जो भी क्राइम होते हैं उन्हीं को हम साइबर क्राइम कहते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्रत्येक इंटरनेट यूजर को इन साइबर क्राइम्स के विषय में जानकारी रखना अति आवश्यक है, क्योंकि हम सभी कहते हैं कि जानकारी में ही समझदारी है। जानकारी अगर नहीं है तो समझदारी भी हमारे पास नहीं ही होगी। यह पुरानी कहावत है। अगर हम जोड़कर देखें साइबर क्राइम को, हैकिंग, थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, मैलिशियस सॉफ्टवेयर का शिकार आज के दौर में लगभग लोग बन रहे हैं। यूं भी कहें कि बैंकों में पैसा रखते हैं सुरक्षित रहने के लिए। क्या हमारा मोबाइल में, हमारे लैपटॉप के अंदर जो डाटा है वह सेफ है, सिक्योर है? नहीं है। हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं, हम जिस डिजिटल युग के अंदर जी रहे हैं, और यूं कहें तो भारत जैसा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या का देश है, और हम कहें तो इंटरनेट के इस्तेमाल में लगभग 40 करोड़ से ऊपर एक्टिव यूजर प्रतिदिन इंटरनेट एक्सेस करते हैं। सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि हर कोई डिजिटल बनना चाहता है, सारे प्लेटफॉर्म डिजिटल हो चुके हैं, लेकिन डिजिटल के अंदर हम सुरक्षित कितना है, हमको यह भी जानना होगा। शुरुआत में अगर हम कहें कि जैसे हमने किसी रास्ते चला, हम किसी रास्ते से कहीं जा रहे हैं, तो जाने के दरमियान हम अपने पद चिन्हों को छोड़कर चले जाते हैं, यह हमारा फुटप्रिंट कहलाता है। वहीं इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान अगर हमको लगता है कि किसी एप्लीकेशन को हमने उपयोग कर लिया, उसको मिनिमाइज कर दिया, कट कर दिया, दूसरे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आपको लगता है कि हमने उसको कट कर दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। लेकिन यह आपका कहना गलत होगा, क्योंकि रास्ते में चलते समय आप फुटप्रिंट छोड़ते हैं, तो कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट यूज करते समय आप डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं। अभी का जो समय है, वर्तमान परिस्थिति है, इसके दौरान अगर हम कहें तो पूरे दुनिया के अंदर लॉकडाउन हमको ऐसा सुनने को मिल रहा है। और इस लॉकडाउन की श्रेणी में अगर हम देखें तो हर व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, और हर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है, हर व्यक्ति मनोरंजन करना चाहते हैं। यूं कहें
तो डाटा के भरोसे अब जिंदगी चल रही है। एक कहावत और भी है कि आज के लोगों को आटा कम डाटा ज्यादा पसंद है। लोग भूखे रह सकते हैं लेकिन बिना डाटा के नहीं रह सकते। यह आज के युग की कटु सत्य है। मैं कुछ लोगों का कहना है, मुकेश जी ने कहा है जो बच्चा गेम खेलता है उस पर भी विचार दिए जाएं। बिल्कुल विचार दिए जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी एप्लीकेशन का जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं, इंस्टॉलेशन करते समय कई विषयों को हम नहीं देखते, धड़ धड़ नेक्स्ट एग्री करते चले जाते हैं। इस बीच में मोबाइल हमसे परमिशन मांगता है, पूछता है इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए परमिशन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, किन चीजों को दिया जाना चाहिए। आप जब देखते होंगे कि कोई भी आप एप्लीकेशन को जब अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो वह आपका गैलरी से लेकर मैसेजेस तक सबका परमिशन मांगता है। कभी कभी आप देखते हैं कि किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते समय ओटीपी आता है और ओटीपी जो है वह ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेट हो जाता है। हम उसको फील नहीं करते, ऑटोमेटिक हो जाता है। इससे हम क्या सोच सकते हैं, क्या हमारा मोबाइल का मैसेज बॉक्स सेफ है? नहीं है। हम इस तरह से डिजिटल फ्रॉड के अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। परमिशन देते वक्त आपको पूर्णतः उन सारे विषयों को पढ़ लेना चाहिए जिसका आप परमिशन देने जा रहे हैं। दूसरा, आपका माइक, आपका गैलरी, आपका मैसेज बॉक्स। हम यूं कहें कि गैलरी के अंदर आपके द्वारा कई प्रकार के पिक्चर्स, इमेजेस को सहेज कर रखा जाता है। कई लोगों को तो हम यह भी देखते हैं कि एटीएम कार्ड को भी फोटो खींचकर अपने गैलरी में सुरक्षित रखते हैं। लेकिन कई एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आपके गैलरी को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। उस दौरान आपका एटीएम कार्ड का भी फोटो कहीं न कहीं हैक करके जाल में फंस जाता है। मैं आप सभी को पुनः एक बार सचेत करते हुए यह आग्रह करूंगा कि कभी भी एटीएम कार्ड को फोटो खींचकर आप अपने गैलरी में नहीं रखें, यह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। दूसरा, आप देखते होंगे स्पैम, कई प्रकार का मैसेजेज ऐसे इनबॉक्स में आपके आते हैं, चाहे वह मेल इनबॉक्स हो या फिर टेक्स्ट इनबॉक्स हो। उसके अंदर मैसेज आते हैं, आप जीत गए हैं 25,000, आप 500 जमा कीजिए, आपको जल्द पैसे मिलने वाले हैं। इस प्रकार से कई लोग उस लिंक को टच कर जाते हैं और फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो यूं कहें तो एक गलत अवधारणा है। हमको सोर्सेस को पता करना चाहिए कि किस सोर्स से मैसेजेस आ रहे हैं। दूसरा, जानकारी हेतु स्पष्ट कर दें कि किसी भी बैंक के द्वारा, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कभी भी ना तो कोई ओटीपी की मांग की जाती है और ना ही किसी प्रकार का ट्रांजैक्शंस डिटेल्स मांगा जाता है। इसलिए इन सब चीजों से बचें। हाल ही में जहानाबाद के अंदर ही कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को फोन कॉल के माध्यम से चूना लगा दिया गया। यह जहानाबाद की घटना नहीं है। हम आंकड़े अगर आपके बीच में रखना प्रस्तुत करें तो वर्ष 2013 यह रजिस्टर्ड आंकड़ा है, 53,000 से अधिक लोग धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप भी उस जाल में फंसे नहीं, इसके लिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति जब आपको कॉल कर पूछता है आप अपना एटीएम पिन बताइए, आप अपना एटीएम नंबर बताइए, आप उस नंबर के खिलाफ तुरंत
नजदीकी थाने में कंप्लेन दर्ज करें। इसलिए कि बैंक के द्वारा बार बार ग्राहकों को मैसेज किया जाता है कि हम आपसे किसी भी प्रकार की जानकारी आपसे नहीं मांगते हैं, इसलिए ऐसे फोन कॉल्स, फ्रॉड कॉल्स से आप सावधान रहें और इसके खिलाफ में आप मुकदमा दायर करें। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है कि कभी कभी आप लोग के मोबाइल के अंदर जब डेटा पैक खत्म हो जाता है तो आप आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति को कहते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा अपना वाईफाई यानी हॉटस्पॉट ओपन कीजिएगा, आपका वाईफाई से हम कुछ काम कर सकते हैं। या फिर कोई पब्लिक प्लेस से हो या फिर कहीं पे भी आप जाकर वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट का सफरिंग ज्यादा करें, इंटरनेट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करते हैं, तो जानकारी के लिए बता दें कि आपका डाटा सुरक्षित नहीं है, लीक हो सकता है, इसलिए वाईफाई के इस्तेमाल से आप बचने का प्रयास करें। दूसरा आपको बता दें, अभी के समय में लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन के समय में मैक्सिमम लोग जॉब फ्रॉड के माध्यम से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, यानी लोगों को ठग रहे हैं। अब क्या है यह फ्रॉड? इस फ्रॉड को हम क्या कह सकते हैं? तो कई प्रकार का लुभावना मैसेज आएगा, आप को तरह तरह का पैकेजेज बताया जाएगा, कंपनियों के माध्यम से समझाया जाएगा, और आप क्या है उस लिंक पर क्लिक करके बिना कुछ सोचे समझे अपना सारा डिटेल्स उसके पास सबमिट कर देते हैं। इस तरह से आपकी पूरी जानकारी ईमेल से लेकर फोन नंबर तक, यहां तक कि आपका डेट ऑफ बर्थ तक भी क्या है हैकर्स के पास पहुंच जाता है। तो इसके लिए क्या तरकीब होना चाहिए, हम कैसे समझें कि यह ऑथेंटिकेट है या नहीं है? इसके लिए साधारण सी बात है कि आप रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट का प्रयोग करें नौकरी की तलाश के लिए। सोशल प्लेटफॉर्म पर सोशल मैसेजेस जो आते हैं उसके माध्यम से आपको नौकरी नहीं मिलती है। दूसरा चीज, कोई भी कंपनियां सोशल माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से ना तो ज्वाइनिंग लेटर भेजती है और ना ही इंटरव्यू लेती है। रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट्स हैं दुनिया के अंदर, वेबसाइट्स का प्रचलन में हम देखें तो मोनेस्टर, लिंक्डइन, क्यूकर, इस प्रकार से इसके ऊपर आप अपना रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं। आपको कॉल बजाते कॉल आते हैं, आपको ऑफिस में बुलाया जाता है, ना कि आपको डिजिटल तरीके से आपको फ्रॉड का शिकार बनाया जाता है। इस प्रकार से जॉब फ्रॉड से भी आपको बचना चाहिए। दूसरा है कि प्रतिदिन अगर अभी के समय में हम बात करें तो मिनिमम 3 आवर्स पर डे इंटरनेट एक्सेस किए जा रहे हैं। तो चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रचलन में भी टिकटॉक, कई और ऐसे ऐप्स जो आपसे जरूरी जानकारियां इकट्ठा करने के लिए आपको लुभावना मैसेजेस देते हैं, जिसके शिकार आप बन जाते हैं। इसलिए आप बचने का प्रयास करें। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में $80 मिलियन भारतीय लोगों का पैसा डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम के जरिए लूटा गया है। यह $80 मिलियन को आपको अपने जहन में रखना चाहिए कि न जाने कितने लोग प्रतिदिन इसका शिकार हो जाए। इसके लिए आसान है कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं। गृह मंत्रालय के वेबसाइट्स के ऊपर साइबर क्राइम से जुड़े हुए जो भी आपके पास फ्रॉड हुए हैं उसकी सूचना आप वहां पे डालें। कई लोग तो छोटे मोटे फ्रॉड हो जाते हैं तो वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इसके लिए बजाते कंप्लेन करना चाहिए, सूचना करना चाहिए, ताकि उन हैकर के बारे में
पता लगाया जा सके और अधिक लोग इस ठगी का शिकार होने से बचे। जानकारी के लिए बता दें कि लॉकडाउन जब शुरुआत हुआ था तो 5 दिन बाद मेरे पास भी एक मैसेज आया था। उस मैसेज में मांग किया गया कि मेरा तबीयत बहुत खराब है, मुझे पैसे की आवश्यकता है, आप कुछ पैसे हमारे पास भेज दें ताकि हम अपना इलाज कर सकें, हम आपको लौटा देंगे। आपको इन चीजों से बचना चाहिए। लोग भोले भाले बन करके आप लोग को लूटने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार का मैसेजेस बड़े पैमाने पर दिए जा रहे हैं। और जब हमने उनसे उनका नंबर मांगा कि आप अपना नंबर भेजिए, हम आपका वेरिफिकेशन करेंगे, तभी आपको हम पैसे भेजेंगे, उस व्यक्ति ने मुझे ब्लॉक कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि साइबर क्राइम का जो जरिया है वह कई प्रकार का हो सकता है। आप किसी न किसी तरीके से उस जाल में फंस सकते हैं। इसलिए सोशल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय आप बचें। और यहाँ तक कि मैं आपको एक और जानकारी सुनिश्चित करा दूं कि वर्तमान में साइबर स्पूलिंग का भी समस्या देश के अंदर बढ़ रहा है। आपके पास क्लोन ऐप्स के जरिए कई मैसेजेस आएंगे। उस मैसेज के आप ऊपर क्लिक जब करते हैं तो करने के बाद आपके नाम से, आप ही के प्रोफाइल पिक्चर से, सेम पिक्चर से एक नया आईडी जनरेट हो जाता है और उस आईडी से आप ही के लोगों को ठगा जाता है। इसलिए आप अपने लोग भी जब पैसे मांगे तो वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान समय में आप उनकी तहकीकात कर लें, तभी पैसे भेजें, नहीं तो आप सेफ नहीं हैं। क्योंकि क्लोन एप्स का भरमार हो गया है और अभी के समय में डुप्लीकेट्स आईडी हैकर के द्वारा बनाया जा रहा है और आपके ही ग्रुप के लोगों को उसके माध्यम से ठगा जा रहा है। इसमें आपकी बदनामी भी होती है और आपके अपने ठगे भी जाते हैं। इसलिए आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। दूसरा है, अभी के समय में आपके डाटा को चुराने के दृष्टिकोण से हम साइबर बुलिंग की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार माध्यम के जरिए जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप का प्रयोग करके किसी को प्रताड़ित करना या ठगी करना, यही साइबर बुलिंग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अपराधी नौकरी के नाम को ठगते हैं, पैसा ऐंठते हैं, कई बार ब्लैकमेल करते हैं। भारत जैसे देश के अंदर कई प्रकार के लोग रहते हैं। कई बच्चे अब अवसादग्रस्त हो गए हैं। हमसे प्रश्न पूछा गया था बच्चों के गेम के बारे में। अभी कई लोग टाइम पास करने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते समय कई ऐड आते हैं, कई गेम आते हैं, उसमें बताया जाता है कि आप इस क्यूज को खेलें, आप जीतेंगे, 2000 जीतेंगे, 5000 जीतेंगे, यानी बड़ा बड़ा पैकेजेस आपके समक्ष में रखा जाता है और उस गेम के अंदर आप उलझ जाते हैं और गेम जो है आपसे कई प्रकार का एग्रीमेंट करवा लेता है और आपका डाटा वहां पे सेफ नहीं होता है। दूसरा चीज मैं यूं कहूं कि कोविड-19 के संदर्भ में चाइना का यह जो षड्यंत्र है, यह चाइना को पहले से ही पता था। लोगों को एकांत में रहने का आदत, लोगों को दुनिया से कटने का आदत, जो अभी हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, तो वह सोशल डिस्टेंस पबजी जैसे गेम के माध्यम से दुनिया के अंदर फैलाया गया। आप यूं कहें और आप देखते भी होंगे कि पबजी खेलने वाले लोग आपके सामने नहीं, जबकि कान में हेडफोन लगा करके कुछ सीमित लोगों से आपसे कट करके रहते हैं। तो मेरे हिसाब से कहा जाए कि चाइना कोरोना जैसा बीमारी को लेकर के काफी पहले से जानकारी उसके पास स्पष्ट था, इसलिए उसने इस प्रकार के गेम को लॉन्च किया ताकि लोग उस गेम के अंदर ही उलझ करके रह जाएं। मैं यूं कहूं तो बच्चे उस प्रकार के गेम से अवसादग्रस्त हो जाते हैं। हाल ही में नोएडा के अंदर एक बच्चे ने फांसी इसलिए लगा ली, यह घटना परसों की है, आप कल टेलीविजन पर टेलीकास्ट भी हुआ होगा, आपने देखा भी होगा। उस बच्चे को टिकटॉक पर मनचाहा लाइक नहीं मिला, इसलिए वो फांसी लगाकर मर गया। यह चिंता का विषय है। यूथ को समझना चाहिए कि आपका
जो पहचान है वह आपके कार्य के आधार पर होता है, आपका मेरिट के आधार पर होता है। इसलिए आप लाइक के पीछे नहीं भागें, आप कमेंट्स के पीछे नहीं भागें, आप शेयर के पीछे नहीं भागें। आपका काम धीरे धीरे प्रसारित होता जाएगा और आप जो हैं सुरक्षित रहेंगे। आप भारत के भविष्य हैं, इसलिए उस प्रकार के गेम्स और उस प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म्स के बीच के जाल में फंसकर आप साथ ग्रस्त न हो जाएं, क्योंकि हो सकता है भविष्य में आप भारत के लिए कोई महान कार्य कर सकते हैं। इसलिए आपको इन कामों से बचना चाहिए। दूसरा, अभी के समय में लॉकडाउन है, कई शैक्षणिक संस्थाएं व्यस्त बंद पड़ी हुई हैं, इसलिए उन गतिविधि को चालू करने के लिए कई कंपनियां जो है अपने स्टाफ्स का ऑनलाइन मीटिंग्स अरेंज करवा रही है। नमस्कार सुनीता जी, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। कंपनियां जूम एप्स के माध्यम से लोगों को मीटिंग्स अटेंड करवा रही है। अब लोगों के मन में एक ऐसा भ्रम है और गृह मंत्रालय ने भी एक एडवाइजरी जारी किया जूम एप्स को लेकर कि जूम एप्स आपके लिए सेफ नहीं है। मैं यूं कहूं तो कई टेलीविजन चैनल्स ने भी इस प्रकार का जानकारी लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास किया कि आप जूम एप्स का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियों को बरत करके आप सुरक्षित रह सकते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ी हुई सुनीता राय जी एक जिम्मेवार टेलीविजन एंकर हैं। उन्होंने भी इन सब विषयों को लेकर के अपने माध्यम से कुछ जानकारी शेयर किया है और हम आशा करते हैं कि वह टेलीविजन के माध्यम से और लोगों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप जूम ऐप के अगर कमजोरी के बारे में पढ़ें तो इसमें इंड टू इंड इनक्रिप्शन नहीं है। इस कारण से आपका डेटा जो है दो लोगों के बीच में सीमित नहीं रह पाता। कई दूसरे लोग यानी जूम ऐप के माध्यम से दूसरे हैकर्स भी आपके डाटा का चोरी कर सकते हैं। इसलिए आपको इससे थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। जूम ऐप इस्तेमाल करते समय कभी भी वाईफाई का प्रयोग नहीं करें। दूसरा है कि ऑनलाइन क्लासेस कुछ जरूरी चीजें ही जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो तो उसके लिए ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जूम ऐप के लिए एक और आपको बात बता दें कि इसको पब्लिकली जूम आईडी को, जूम पासवर्ड को आप लोग जनरली क्या करते हैं, जूम आईडी और पासवर्ड को फेसबुक पे डाल देते हैं, आप ट्विटर पे डाल देते हैं, आप अपने वेबसाइट्स पे डाल देते हैं। इस प्रकार से कुछ अनावश्यक वैसे लोग जो हैं आपके जूम ऐप के माध्यम से क्या है जुड़ जाते हैं। तो इसलिए क्या है आपको जूम आईडी को और पासवर्ड को आपको पब्लिकली नहीं करना चाहिए, केवल उन लोगों तक ही भेजना चाहिए जिनको आपको जुड़ना है। और मेन बात अगर हम कहें तो जूम ऐप इस्तेमाल करते समय होस्ट ही केवल अपना स्क्रीन शेयर करें, अदरवाइज सारे के सारे लोग अपना स्क्रीन शेयर नहीं करें, क्योंकि आप इस ऐप में सुरक्षित नहीं है। जूम ऐप इस्तेमाल करते समय आपको एक और सावधानी बरतनी होगी कि जब भी कोई होस्ट जूम ऐप के माध्यम से कोई मीटिंग को अरेंज करता है या क्लासेस को जब स्टार्ट करता है तो उसके पहले वेटिंग रूम को इनेबल करना चाहिए। इसलिए वेटिंग रूम को इनेबल करना चाहिए कि कई आप ही के लोग, कई आप ही के मित्र जो है उस लिंक आईडी को सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या कर देते हैं, वायरल कर देते हैं। इसके माध्यम से कई लोग उस लिंक के जरिए जुड़ जाते हैं। वेटिंग रूम इनेबल होने से यह फायदा आपको मिलता है कि केवल आप उन्हीं लोगों को जोड़ पाते हैं जिनकी आपकी आवश्यकता होती है। तो यह आपको समझना चाहिए। दूसरा चीज, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि जूम ऐप के इस्तेमाल करते समय आप ऑडियो डिस्कशन ही करें। यह आपके लिए ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा सिक्योर है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि वेबकैम या फिर मोबाइल के कैमरे का या फिर लैपटॉप के कैमरे का आपको ऑफ करके रखना चाहिए और आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन ऑडियो मोड में ही करना चाहिए, तब आप सुरक्षित रह सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि इसके अलावा में और कौन से ऐप हैं जिसके माध्यम से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे प्रचलित, सबसे पुराना और सेफ एंड सिक्योर यदि हम कहें तो स्काइपे प्लेटफॉर्म, स्काइपे जो अपना प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए कई जिम्मेदार लोग आपस में जुड़कर
मीटिंग्स करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जरिए स्काइपे का संचालन होता है। इसलिए आप जो हैं आपको प्रयोग करना चाहिए स्काइपे का। स्काइपे आपके लिए एक सेफ प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा में आप देखें तो गूगल क्लासरूम पढ़ाने के लिए, खास करके जो शैक्षणिक जगत हैं उनसे एक रिक्वेस्ट होगा, गूगल क्लासरूम का आप प्रयोग करें। यह आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें फ्रॉड्स की संभावना कम है, इसमें चीटिंग की संभावना कम है और आप और आपके स्टूडेंट्स इसमें सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसलिए आपको गूगल क्लासरूम का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल मीटिंग्स के लिए, फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल आपके लिए सुरक्षित स्थान है। इसके जरिए आप ऑडियो मोड में कॉल थ्रू आप डिस्कशन कर सकते हैं। इसलिए आप इन सारे ऐप्स का इस्तेमाल करें। और खासकर आपको बता दें कि राइट टू प्राइवेसी का अगर हनन आपको लगता है कि मेरा कुछ हनन हो रहा है, तो इसको लेकर आप जो हैं गृह मंत्रालय के वेबसाइट्स पर जाकर अपना कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आप अपने नजदीकी साइबर सेल के मदद से आप उसके तह तक जाने का प्रयास करें। यह जरूरी है क्योंकि वही हैकर का मनोबल बढ़ता है और लाखों लोगों को वह अपना शिकारी बनाता है। अंत में दूसरी तौर पर मैं ये कहूं तो कई ऐसी संस्थाएं हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम केयर फंड में प्रत्येक व्यक्ति से आह्वान किया गया कि अपने सक्षमता के अनुसार कुछ न कुछ पैसे उसके अंदर डोनेट करें, डालें। इसके लेकर के कई कॉपी अकाउंट, कई कॉपी यूपीआई का निर्माण किया गया और उसका प्रसारण किया गया और लोग जो हैं उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। इसलिए आप पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करने के लिए आप प्रधानमंत्री के द्वारा जो जारी किया गया है पीएमओ के वेबसाइट्स के ऊपर से भी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, स्टेट बैंक के वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप कोई नजदीकी बैंक के माध्यम से आप पीएम केयर फंड में पैसा जमा करें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय आप सावधानी बरतें क्योंकि वह आपका पैसा सही स्थान पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यह कहना आज के समय में सही नहीं है। पुनः मैं एक बार सभी बच्चों से एक बार आग्रह करता हूं कि आज के दौर में गेम खेलने से थोड़ा सा बचें। कई ऐसे गेम्स जो आपको शिकार बना लेते हैं, आपको अवसादग्रस्त कर देते हैं, आपको चिंता में डालते हैं, आपको डिप्रेशन में डालते हैं, आप चिड़चिड़ा पर रहने लगते हैं और आपके माता पिता के जो अकाउंट से जुड़े हुए नंबर हैं वह भी लीक आउट होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से बच्चों को विशेष हम आग्रह करेंगे और उसके बाद जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी आग्रह है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। डिजिटल युग है, वर्चुअल दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन हम अपने डाटा को सिक्योर करने का प्रयास करें क्योंकि सरकार केवल एडवाइजरी जारी कर सकती है, लेकिन संयम हमको रखना होगा, सजग हमको रहना होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। इस प्रकार से आज के इस लॉकडाउन के एपिसोड के अंतर्गत यह मेरा स्वयं का यह विषय रहा। इस कारण से मैंने इसको आपके बीच में अपने तरीके से रखने का प्रयास किया। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन एक अध्ययन के द्वारा हमने आपके बीच में रखने के लिए कुछ सामग्रियों को तैयार किया था, आपके बीच में डिटेल से रखा है। आशा है कि आपका और भी कई सुझाव हम लोगों को मिलेगा, कुछ न कुछ आपको सीखने को भी मिला हुआ होगा। तो इस तरह से आप जो हैं वर्तमान समय में घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के जो भी गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें, बेवजह सड़कों पर नहीं घूमें और कोरोना यह नहीं देखता कि आप कितने बड़े बिड़ले हैं, आपके चाचा जी विधायक हैं, आपके पिताजी सांसद हैं, यह देखकर कोरोना बीमारी नहीं लगता है। यह बिना बताए हुए आपके बीच में
आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए खुद को सुरक्षित रखें और डिजिटल मोड में भी आप सुरक्षित रहें, आप आर्थिक सुरक्षित रहें और शारीरिक भी सुरक्षित रहें। हम इसी कामना को करते हुए एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।